क्या वो 5 साल झेलना है? 2027 तक तो उनको झेलना है। 2027 के बाद क्या फैसला आएगा ये तब देखा जाएगा, लेकिन 2027 तक तो उसको कोई हिला नहीं सकता। और इसीलिए वहां पर खालिस्तानी नंगे होकर नाच रहे हैं। ये कोई पहला घटनाक्रम नहीं है। और टाडा और यूपीए ऐसे कानूनों के तहत इसने जेल भी काटी है। ये जेल काटा हुआ व्यक्ति है, तो इसके ऊपर आपकी इंटेलिजेंस की निगाह क्यों नहीं थी? इस पूरी गुंडई के लिए पुलिस वालों पे तलवारों के साथ हमला और दिन दहाड़े हो रहा है, अमृतसर के अंदर हो रहा है। अमृतसर का ही थाना है अजनाला, लेकिन आज तक इन लोगों में से किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन खालिस्तानी गुंडों कह लीजिए, आज जो बादल पे हमला हुआ है वो लगातार धीरे धीरे करते आज इन्होंने तहाँ कर दी, और ये हमको 90 के दशक में ले जाने लगे। मनीष जी सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर मुझे याद है आपने कहा था पंजाब में जब केजरी गैंग की सरकार बनी थी कि पंजाब खून के आंसू रोएगा। बार बार वो रोता है, लेकिन ये सिलसिला लंबा खिंचता जा रहा है। ऑपरेशन ब्लू स्टार की आज याद आ गई। पंजाब में उस जगह पे गोली जो आस्था का सर्वोच्च केंद्र है, और सुखबीर बादल वहां अपना एक तरह से सजा काटने गए हुए थे। इस खेल को कैसे लिया जाए? हाँ मनीष जी, ये जो आपने कब तक झेलेगा, तो अब तो इतना ज्यादा बहुमत देकर उसकी सरकार वहां बनवा दी है केजरीवाल की। क्या वो 5 साल झेलना है? 2027 तक तो उनको झेलना है। 2027 के बाद क्या फैसला आएगा ये तब देखा जाएगा, लेकिन 2027 तक तो उसको कोई हिला नहीं सकता। और इसीलिए वहां पर खालिस्तानी नंगे होकर नाच रहे हैं। ये कोई पहला घटनाक्रम नहीं है, लेकिन ये अब तक का सबसे बड़ा घटनाक्रम है कि किस तरह से खालिस्तानी आतंकवादियों के गुंडों के हौसले बुलंद है। वो कोई सामान्य कातिल नहीं होनी जी जो आया था मारने सुखबीर सिंह बादल को, तो वो ईश्वर की कृपा से वो बच गए आज। जरा इस वीडियो को जरा फिर से एकदम ये देखिए किस तरह से आया और कितने करीब पहुंच गया था वो आदमी। यानी अगर वो 2 कदम और आगे चला जाता तो आज एक तरह से सुखबीर सिंह बादल की मौत हो गई होती। और सुखबीर सिंह बादल पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो प्रकाश सिंह बादल के बेटे हैं और हरसिमरत कौर के जो पति हैं। तो एक महत्वपूर्ण हस्ती पंजाब की आज मौत के घाट उतर जाती। और कितने करीब है दर्शक, ये देखिए कि वो चूक गए। और मैंने कहा कि ये कोई सामान्य अपराधी नहीं है, किसी पॉलिटिकल राइवलरी में किसी ने भेज दिया हो, ऐसा भी नहीं। ये आदमी बब्बर खालसा का मेंबर रहा है, ये आदमी दल खालसा का मेंबर रहा है, ये सिख फॉर जस्टिस का मेंबर रहा है। और टाडा और यूपीए ऐसे कानूनों के तहत इसने जेल भी काटी है। ये जेल काटा हुआ व्यक्ति है, तो इसके ऊपर आपकी इंटेलिजेंस की निगाह क्यों नहीं थी? और मनीष जी, इसके पास से जो पिस्तौल बरामद हुई है वो 9mm की पिस्तौल बरामद हुई है। और वो जो बड़े अपराधी होते हैं उनके पास होती है। छुटवैये साथी जो अपराधी कहा जाता है उनके पास ये नसीब नहीं होती। ये 9mm की पिस्टल अपने आप में मायने रखती है। तो वो लेकर आया था अपने साथ, तो उसको आपने क्यों क्या कर रही थी पुलिस? और वो जो वहां पे उनके साथ वो दरोगा तैनात था शादी वर्दी में, वो तो उसको थोड़ी मालूम की क्या साजिश है। तो वो अपनी ड्यूटी में उसकी निगाह चली गई तो टूट पड़ा। तो एक तरह से सुखबीर सिंह बादल की आज जिंदगी थी, आगे उनको जीना है, इस वजह से वो बच गए। लेकिन जरा टाइमिंग देखिए मनीष जी कि इन खालिस्तानी आतंकवादियों के हौसले कैसे बुलंद हुए कि अभी उपचुनाव हुए हैं और उसमें ये जीता है केजरीवाल, ये जीती है कांग्रेस। तो वो दोनों किस तरह के समर्थक हैं, एक दूसरे में होड़ लगी हुई है कि कैसे हम इनका समर्थन करें। तो कांग्रेस को इनके विरोधी नहीं है, कांग्रेस भी खुलकर इनका समर्थन करती है। मैंने एक ट्वीट डाला है, दर्शकों को दिखा दीजिए कि हरप्रीत सिंह गिल रंधावा करके था, और उसने अमृतपाल आतंकवादी जो बंद हुआ था जेल में और जो आज भी आसाम की जेल में बंद है, उसके समर्थन ये जरा इसकी फोटो देखिए, दिग्विजय सिंह के साथ, वेणुगोपाल के साथ और चिदम्बरम के साथ, चन्नी के साथ, दुनिया भर के। और ये सारी फोटोएं ऐसी नहीं है कहीं कि आप कहीं स्टेज पर खड़ा है या कहीं, ये बिल्कुल अलग से फोटोएं ये खिंचवाई गई हैं। उसके साथ जयराम रमेश के साथ ये हरप्रीत सिंह गिल रंधावा है। तो इसके साथ क्या संबंध कांग्रेसियों के, जरा ये समझिए। यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट श्रीनिवास के साथ, अब तो नहीं रहा, लेकिन लंबे समय तक श्रीनिवास यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था अभी हाल तक। ये तो कुछ फोटोएं हैं जो आप देख रहे हैं, दर्शक इसको समझे। ये पूरे कांग्रेस में बड़े गहरे पैर था, और इसीलिए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इसने रैली निकाली थी, क्योंकि वहां पे उस समय कांग्रेस की सरकार थी भूपेश सिंह बघेल की। वहां पे सरकार थी, भूपेश सिंह बघेल का बड़ा करीबी बताया जाता है।
तो एक तो ये कि उपचुनाव में 2 सीटें कांग्रेस जीती थी और 2 सीटें ये जीते रहे, तो एक तरह से खालिस्तानियों की तो वहां चांदी हो गई थी कि हमारी बिल्कुल खुली छूट है। ये मैंने लिखा भी है कि खालिस्तानियों के सामने घुटने टेके हुए कि पंजाब में खालिस्तानी गुंडों लफंगों की चांदी इसलिए है क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही खालिस्तानियों के सामने घुटने टेके हुए हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पंजाब के खालिस्तानी आतंकवादी अमृतपाल सिंह के समर्थन में रैली निकालने वाले खालिस्तानी लफंगे हरप्रीत सिंह रंधावा उर्फ रिंकू रंधावा नाम का व्यक्ति न केवल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का खास है बल्कि उसकी पहुंच दिल्ली में बैठे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं तक है। प्रस्तुत फोटो में वो फोटो आप लोगों ने देख ली, उसको उसको क्या पढ़ना। तो ये जो विपक्ष है उसकी ये स्थिति है। और मैंने कहा सत्ता पक्ष के तो अभी क्रम बताता हूं। तो एक तरह से चारों सीटें वहां पर विपक्ष नाम की चीज ही नहीं रही। अकाली दल बहुत बुरी तरह हारा, भाजपा वहां बहुत बुरी तरह हारी। तो खालिस्तानियों को लगा कि अब पूरी तरह से साम्राज्य हमारा ही है, पंजाब में हमें रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। और वो बिल्कुल वो सच थे। आज मैं रात में एक डिबेट देख रहा था, उसमें जो कांग्रेसी प्रवक्ता बैठा था वो एक शब्द खालिस्तानियों के खिलाफ नहीं बोला, उस हत्या के प्रयास के खिलाफ वो नहीं बोला, उनके खिलाफ वो घूम फिर के गाली, मोदी गाली, भाजपा गाली, इसमें वो जुटा रहा और घुमा, जबकि एक तरह से विरोध में था, लेकिन वो इन खालिस्तानियों के खिलाफ नहीं बोला। और आम आदमी पार्टी की बात करिए मनीष जी, तो वहां का तो मुख्यमंत्री तो एक तरह से कठपुतली है, क्या कहूं उसको, कि अब थोड़ा पीछे चलें दर्शक कि ये कोई अभी घटना नहीं है कि आज पिछले साल 9 फरवरी 2023 को ये जरा देखिए, ये खबर देखिए कि इन्होंने अजनाला थाने पर बकायदे, अमृतसर का थाना है ये, इसी जहाँ गोल्डन टेम्पल है वहीं पर ये थाना है। तो जरा पहले ये खबर दिखा दीजिए मनीष जी, उसके बाद वीडियो दिखाइएगा कि पंजाब के अजनाला में थाने पर हमला, तलवारों और बंदूक के साथ जुटे अमृतपाल सिंह के समर्थक, और इन्होंने बाकायदे हमला करके पुलिस वालों को मार मार के उनकी भूसा भर दिया था। और ये अपने ये कोई जन आंदोलन नहीं कर रहे थे, ये एक आतंकवादी लवप्रीत सिंह को वहां जो बंद था उसको छुड़ाने का, जरा भीड़ देखिए आप कितनी है। तो ये जंगल राज का एक पहला नमूना था, जो पिछले साल था। अमृतपाल ने किस तरह से किस तरह वो फरार रहा कई महीनों तक और बाद में पकड़ा गया। ये लवप्रीत सिंह तूफान जो था, इसको गिरफ्तार करने के लिए, तो गिरफ्तार जब कर लिया गया तो उसको छुड़वाने के लिए इन्होंने हमला किया था। और जरा उसके बाद मनीष जी कईयों के पास हथियार थे, सुनिए। कईयों के पास हथियार थे, डंडे थे, तलवारें थी और भी डेंजरस वेपन ये साथ में कैरी कर रहे थे। तो जब पुलिस वालों ने रोका तो अचानक से इन्होंने, हमारे पुलिस वाले जो इस बैरिकेड पे तैनात थे उन पे इन्होंने अटैक किया, जिसमें कि कई पुलिस वालों को चोटें आई। उसके बाद इन्होंने बैरिकेड को तोड़ा है। हमने हल्का पानी चलाया, आप सबने देखा, पानी के द्वारा हमने कोशिश की इनको रोकने की, लेकिन पीछे से एक और जत्था आया। उस जत्थे में घोड़े भी थे, कुछ हमने निहंगों के दल भी देखे उसमें, जिनके पास भी हथियारें थी, और उन्होंने सीधा आकर के उन तलवारों से हमारे पुलिस वालों को अटैक किया। जो ये वारदात आज हुई है उसके ऊपर हम अपनी कानूनी कार्रवाई करेंगे। और फिर हम, कईयों के पास हथियार थे, डंडे। तो अब जरा दर्शक समझो मनीष जी कि इस पूरी गुंडई के लिए पुलिस वालों पे तलवारों के साथ हमला और दिन दहाड़े हो रहा है, अमृतसर के अंदर हो रहा है, अमृतसर का ही थाना है अजनाला। लेकिन आज तक इन लोगों में से किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन खालिस्तानी गुंडों कह लीजिए, खालिस्तानी लफंगे कह लीजिए, खालिस्तानी आतंकवादी कह लीजिए, इनमें से किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस वाले घायल हुए, मरते मरते बचे, किसी तरह उनका इलाज हुआ। लेकिन इस केजरीवाल की सरकार, ये फरवरी 8 का वीडियो है, सबने देख लिया, उसको डेट भी पड़ी है, ये किस तरह से खुलेआम समर्थन उन गुंडों का करता रहा है। तो अमृतपाल उसके जो चेले चपाड़े थे उनको नंगा नाचने की छूट दी गई थी। मैं आपको इसलिए पृष्ठभूमि बता रहा हूं कि आज जो बादल पे हमला हुआ है वो लगातार धीरे धीरे करते आज इन्होंने इंतहा कर दी। और ये हमको 90 के दशक में ले जाने लगे मनीष जी। 90 के दशक में जिस तरह से इन्होंने बेअंत सिंह को मारा था, तो वो उस समय मुख्यमंत्री थे, आज ये पूर्व मुख्यमंत्री, और जो व्हील चेयर पे भाग भी नहीं सकता था, अगर वो पकड़ा ना जाता तो वो बैठे खड़े खड़े वही भून देता बादल को, और बादल उठकर भाग भी ना पाते क्योंकि व्हील चेयर पे थे, टांगे काम नहीं कर रही। तो इस स्थिति में और कितने करीब वो पहुंचा है, तो पहले तो ये बताता है कि 170 वहां पे पुलिसकर्मी तैनात हैं स्वर्ण मंदिर की सुरक्षा के लिए। तो 170 जो तैनात है पुलिस वाले,
तो ये आदमी इतने करीब कैसे पहुंच गया? और आदमी नहीं, ये खूंखार आतंकवादी, दुर्दांत आतंकवादी जो पुलिस के दर्ज है, पुलिस के दस्तावेजों में, उसके बावजूद इसको चिन्हित करके इसके ऊपर पहले से क्यों निगाह थी और ये कैसे पहुंचा? तो ये अपने आप में शामिल है कि आज जो ये हमला हुआ है उसको तो पकड़ा गया, उस पर क्या होगा? जैसे इन लोगों पे कोई हमला नहीं हुआ, जिन जो आज तलवारों से हमला हम लोग दिखा रहे हैं, वैसे ही ये भी बंद रहेगा, जेल में मौज काटेगा, क्योंकि सरकार उसी की है। लेकिन जो कटघरे में होना चाहिए केजरीवाल, उस केजरीवाल को मैं देख रहा था, आज वो गृह मंत्री को गाली देने में जुटा हुआ था कि दिल्ली का अपराध गिना रहा था। दिल्ली का अपराध नहीं, ये देशघाती अपराध है जो आज एक मुख्यमंत्री पर हमला हुआ है। तो ये भगवंत मान जो पंजाब का मुख्यमंत्री है और उसके अलावा अरविंद केजरीवाल, ये दोनों बहुत गंभीर सवालों के कटघरे में, और कटघरे गंभीर सवालों नहीं, इन दोनों को पुलिस को गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि ये केवल अचानक घटना नहीं घटी। अमृतपाल का तो लोगों को याद होगा, उसके बाद मैंने ये घटना बताई आपको, थाने में कैसे हमला और दिन दहाड़े कर रहे थे। लेकिन इसके अलावा कुछ बातें आपको और याद करनी पड़ेगी। अभी मनीष जी 7-8 महीने पहले की बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं जा रहा हूँ, 7-8 महीने पहले उस गुरपतवंत सिंह पन्नू जो अमेरिका में बाइडेन का दामाद बना बैठा हुआ है, उसने बाकायदे वीडियो जारी करके कहा था कि हमने केजरीवाल के लिए 133 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, इसको चुनाव में दिए, और इसने केवल एक खालिस्तानी आतंकवादी की सजा माफ कराने का हमसे वायदा किया था, और हम 2014 से लगातार इसको जो पैसा दे रहे हैं उसका वो करीब करीब 133 करोड़ रुपए है। और वो उस ग्रुप पन्नू की बात पे हमारे जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट बैठे हैं, गवर्नर बैठे हैं, उन्होंने बाकायदे आदेश भी दिया था जरा। हाँ, यही खबर है मनीष जी। ये खबर अपने आप में बहुत कुछ कहती है, इसको दर्शक समझ ले कि कैसे ये आदमी नाटक कर रहा था कि एलजी की सिफारिश पर केजरीवाल की एनआईए जांच हो, दिल्ली सीएम पर सिख फॉर जस्टिस समेत खालिस्तानी संगठनों से 133 करोड़ रुपए लेने का आरोप। कि राज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एनआईए जांच की सिफारिश की है। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल ने बैन किए गए आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस से पॉलिटिकल फंडिंग ली है। एलजी के पास वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव आसिम मोंगिया की शिकायत आई, जिसमें कहा गया कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने 2014 से 2022 के बीच खालिस्तानी आतंकी समूहों से 1.6 करोड़ डॉलर यानी 133 करोड़ रुपए लिए थे, ताकि देवेंद्र पाल भुल्लर की रिहाई कराई जा सके। इस शिकायत के आधार पर एलजी ने सिफारिश की। जरा मनीष जी, बगल वाली जो इसके बगल में चल रही वो ज्यादा दस्तावेजी है कि इस शिकायत में दावा कि केजरीवाल ने 2014 से 2022 के बीच खालिस्तानी समूहों से 133 करोड़ रुपए लिए। इस लेटर में लिखा है कि 1 मई को एलजी के पास राष्ट्रीय महासचिव आशु मोंगिया ने शिकायत भेजी थी। इसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आपके पूर्व कार्यकर्ता डॉक्टर मुनीश कुमार रायजादा के कुछ पोस्ट का प्रिंट आउट, एक लेटर और एक पेन ड्राइव भी थी। अपनी शिकायत में उन्होंने कहा है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू ने यह दावा किया था कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी आपने 2014 से 2022 के बीच खालिस्तानी समूहों से 1.6 करोड़ 1.6 करोड़ डॉलर यानी 133.60 करोड़ रुपए की फंडिंग ली। इसमें यह भी दावा किया गया था कि 2014 में केजरीवाल ने न्यूयॉर्क के गुरुद्वारा रिचमंड हिल में खालिस्तान समर्थक सिखों से मुलाकात की थी। इस मीटिंग में केजरीवाल ने वादा किया था कि अगर आपको खालिस्तानी समूहों से फंडिंग मिलती रहेगी तो वे देवेंद्र पाल भुल्लर की रिहाई में मदद करेंगे। शिकायत में यह भी लिखा है कि मुनीश कुमार रायजादा, जो कि 2014 में आप कार्यकर्ता थे, उन्होंने एक्स पर कई ट्वीट्स में न्यूयॉर्क के रिचमंड हिल गुरुद्वारे में अरविंद केजरीवाल और सिख नेताओं की मुलाकात की तस्वीरें शेयर की थी। मुनीश ने अपने ट्वीट्स में यह भी कंफर्म किया था कि पब्लिक मीटिंग के अलावा इस गुरुद्वारे में केजरीवाल ने खालिस्तान सिख समर्थक सिख नेताओं से अकेले में भी मुलाकात की थी। तो ये इसका जो 10 साल का इतिहास है कि किस तरह से खालिस्तानियों के पैरों में लेटा रहा, किस तरह से उनसे रुपए लेता रहा और हिंदुस्तान में एक आतंकवादी की रिहाई के लिए आंदोलन चलाता रहा। तो ये जब डाट जोड़िए, और मेरा तो मनीष जी केंद्र सरकार से कहना है कि 7 महीने पुरानी खबर है कि 7 महीने पहले दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जब कहा कि एनआईए को उसकी जांच दी जाए, तो उस जांच का क्या हुआ, उस शिकायत का क्या हुआ,
ये जवाब तो केंद्र सरकार को देना चाहिए कि जो आदमी इतना खतरनाक है कि खुले आम खालिस्तानी आतंकवादियों से पैसा ले रहा है, और उसका परिणाम आज हमने अमृतसर में देखा है। तो इसके बाद तो कुछ रह ही नहीं जाता। यानी क्या चाह रहे कि कुछ 2-4-10 लाशें जब तक गिरवा नहीं देगा तब तक केंद्र सरकार नहीं जागेगी, या उस वो जो एलजी थे उनकी सिफारिश का क्या हुआ, ये देश को अब बताना चाहिए कम से कम आकर गृह मंत्री को। और ये जो दुनिया भर के नाटक कर रहे हैं, संसद नहीं चलने दे रहे, कल देश की संसद में पूछा जाना चाहिए कि इसके खिलाफ एनआईए जांच की जो सिफारिश की थी दिल्ली गवर्नर ने, उसका क्या हुआ। और अगर इसी तरह से पर्दा डालते रहे, इसी तरह से छुपाते रहे, इसको कानून का सामना नहीं करने दिया, तो आने वाले समय के लिए बहुत बड़ा जहर का पौधा बोरो जो आगे चल के पेड़ बन जाएगा। ये सबसे बड़ा खालिस्तानी बनेगा। ये देखिए कुछ लिख रहे हैं। मनीष, मैं अमृतसर पंजाब से हूं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया एनालिसिस है, सैल्यूट। ये कह रहे हैं कि जो भी आप लोग कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है और यही फैक्ट है। बस जो सत्य है वही बता ही रहे हैं। थापर साहब ने पूरे फैक्ट को एक तरह से मुहर लगाई, और चूंकि वो खुद अमृतसर से हैं तो इन्होंने इस चीज की एक तरह से उससे मुहर लगा दी है। सर, आपको क्या लग रहा है इसका मतलब? ये जो अमित शाह वाला और ये दिल्ली की सुरक्षा को एकाएक के पहले नहीं करता था, ये जो नया ड्रामा शुरू किया केजरी ने तिहाड़ी बनने के बाद से, तो ये तिहाड़ रिटर्न जो है, ये गैंग, इसने दिल्ली की सुरक्षा का मामला इसीलिए उठाया ताकि पंजाब के बात को दबाया जा सके और एक नया नैरेटिव पैदा किया जा सके। आज इसकी मार्लिना भी शायद गृह मंत्री से मिलने का समय लिया था। ये बड़ा नीच और निकृष्ट किस्म का व्यक्ति है। इसके बारे में ये कितना नीचे गिर जाएगा, किस हद तक नीचे गिर जाएगा, ये कोई नहीं जानता। लेकिन इसमें जिम्मेदार मनीष जी, मैं गृह मंत्री अमित शाह को भी मानता हूं कि जब आपके पास 7 महीने पहले एक शिकायत, वो भी कोई गहरा गहरा नहीं कर रहा, दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर कर रहा है, तो इसको आपने कानून की गर्मी का एहसास क्यों नहीं कराया? 7 महीने से किस तरह नंगा नाच रहा है, जब से जेल से छूटा है, चुनाव के समय छूटा था और तब से लगातार बाहर घूम रहा है। तो इसको ये क्यों नहीं एहसास कराया कि ये देशघाती काम कर रहा है? और एनआईए की जांच जब दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर कर रहा है, तो उसके बाद आप कंबल ओढ़े क्यों सो रहे हैं? क्यों नहीं आपने इसकी जांच कराई? और जब नहीं कराओगे जांच तो इसी तरह से खुखार होता चला जाएगा। अभी इसने प्रकाश सिंह बादल की हत्या की साजिश रची, अभी ये भगवान जाने क्या क्या करेगा। और वो उसमें जब इस तरह की कोई घटना होगी तो वो बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं पाएंगे गृह मंत्री जो हमारे हैं, क्योंकि उन्हीं के पास सिफारिश गई थी। तो क्या कर रहे हैं वो इसका जवाब तो उनको भी देना चाहिए। जब आज बादल की हत्या की ये कोशिश हुई है और एक आतंकवादी द्वारा सर्टिफाइड आतंकवादी जो टाडा और यूएपीए में बन रहा है, उसके बाद किस बात का इंतजार कर रहे हो? इसको इस देश में कोई कानून है, कोई कानून व्यवस्था है जिसके तहत ये आदमी रहे, और ये उससे बाहर नहीं जा सकता। और इतना प्रत्यक्ष उदाहरण है, तो इसको एनआईए की जांच कराने में क्या परेशानी है? और इसीलिए, और या तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को हटाओगे, उसने कोई फर्जी तुमसे शिकायत कर दी थी, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर 7 महीने पहले जिसने फर्जी शिकायत की थी वो भी अपनी गद्दी पे है, और जिसके खिलाफ शिकायत की थी वो भी मौज ले रहा है, वो भी घूम घूम के गाली बक रहा है प्रधानमंत्री को, और गाली बक रहा है तुमको भी, गृह मंत्री को भी। तो ये मेरे ख्याल से ये मनीष जी गवर्नेंस का जो मामला है, ये गवर्नेंस का मामला मेरी समझ में नहीं आता कि गाली देने वाला भी मौज और गाली देने की शिकायत करने वाला भी अपनी जगह पे। तो दो में से कोई तो एक गलत है। अगर केजरीवाल बड़ा सही है तो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर गलत है। तो जो इतना गलत आदमी है कि एक मुख्यमंत्री के खिलाफ एनआईए की जांच झूठी करता है, तो या तो उसको हटाओ, तो उसको भी रखे हो और इसको भी मौज ले करा रहे हो, तो ये गवर्नेंस नहीं है, ये बड़ी घटिया किस्म की राजनीति है जिसका खामियाजा हिंदुस्तान भोग रहा है। और आज भोगते भोगते बचा है मनीष जी, अन्यथा आज सुखबीर सिंह बादल की लाश बाहर आई होती स्वर्ण मंदिर से और पूरा देश स्तब्ध होता। और वो तो आतंकवादी पेशेवर है, ये वो 1984 से जनरल सिंह भिंडरावाले का बड़ा वो साथी रहा है वो। बिल्कुल। और इसमें याद आता है जब एक बार कुमार विश्वास ने कहा था, किसने कहा था कि मैं पंजाब का मुख्यमंत्री बनूंगा, तो कुमार विश्वास ने बकौल कुमार विश्वास उसने कहा तुम कैसे बन सकते हो, तुम नॉन सिख कैसे बन सकता है? बोला फिर मैं खालिस्तान का प्रधानमंत्री बन सकता हूं, कम से कम, मतलब एक अलग देश का प्रधानमंत्री बन सकता हूं। ये बात कुमार विश्वास कह रहा था। मुझे लग रहा है कुमार विश्वास को भी डिटेन करके इस पूरे फैक्ट की गहराई लेनी चाहिए, क्योंकि कमाल की बात है आज इतनी बड़ी घटना घटी, टेलीविजन चैनल उसे एक सतही न्यूज बनाकर गायब की हुई। क्योंकि पंजाब से आप देखिए, जो मैं लगातार कह रहा हूं कि दिल्ली का चुनाव के ऐड बंद हो चुके हैं, लेकिन टेलीविजन पर यदि
आप पूरे ऐड को यदि देख लीजिएगा, एडवर्टीजमेंट जो चल रहा है उसमें आधा ज्यादा समय पंजाब के मुख्यमंत्री का ऐड रहता है। नहीं इसका मनीष जी, मतलब पूरी यानी तैयारी है। गृह मंत्री के दो पक्ष हैं मनीष जी। एक आप जो सीधे आतंकवाद है, चाहे वो कश्मीर में हो या चाहे नक्सलवादी हो या आपको नॉर्थ ईस्ट, उस पर आपने बहुत बेहतर नियंत्रण किया है। नक्सलवाद से भी आप बड़ी कठोरता से निपटे और एक तरह से नक्सलवाद समाप्ति की ओर है। कश्मीर में भी बहुत कुछ कंट्रोल है। लेकिन दूसरा पक्ष जो है कि जो राजनीति के अंदर बैठे आतंकवाद समर्थक बैठे हैं, उनके प्रति आप कुछ जरूरत से ज्यादा नरम हो, बहुत जरूरत से ज्यादा नरम है। जैसे अभी आपने कुमार विश्वास की बात की, कुमार विश्वास ने वही नहीं बताया था। कुमार विश्वास ने तो बाकायदे नाम और जगह लेकर बताया था कि इस तारीख को ये रात में उस आतंकवादी जो खालिस्तानी आतंकवादी था उसके घर में इसने रात गुजारी थी। ये बड़ा खास था। तो कुमार विश्वास की उस बात को जरा चेक करा लेते। और तो और दुनिया छोड़ दीजिए, आज भी पंजाब की विधानसभा का जो अध्यक्ष है वो खालिस्तानी समर्थक है। उसकी बाकायदे फोटो है, खालिस्तानी झंडा लेके खालिस्तानी आतंकवादियों के साथ कैसे वो अभियान चलाता है और उसको वो विधानसभा का अध्यक्ष बना के बैठाले हुए है। तो इस आदमी को जो दिल्ली के राज्यपाल ने इसकी सिफारिश की थी कि इसकी जांच हो एनआईए से, तो कोई गलत जांच वो नहीं थी। जवाब तो गृह मंत्री को देना चाहिए, क्यों नहीं कर रहा है इस पर जांच। इसकी जांच करके इसको उल्टा टांगा जाए, तब कोई देशवासी और पंजाब के रहने वाले अपने आप को सुरक्षित मानेंगे। अन्यथा जैसे अब की उन्होंने उपचुनाव में आईना दिखाया है, उन्होंने दोनों खालिस्तानी समर्थकों को जिताया है, कांग्रेस को भी जिताया है और आम आदमी पार्टी को भी जिताया, और तुमको तुम्हारी जगह बता दी उन्होंने। क्योंकि वो जानते हैं कि जब तुमको यही करना है तो हम फिर तुम्हारे साथ क्यों रहे, फिर हम डायरेक्ट उन्हीं से संबंध बना के रखे हैं। तो वो पूरा प्रदेश हाथ से निकल जाएगा मनीष जी। जो फिलहाल केंद्र की राजनीति पंजाब को लेकर और जिस तरह से केजरी को नंगा नाच करने की छूट दी हुई है।